ये पहली बार हो रहा है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टॉल हो चुकी है। अबाउट 190 कंट्रीज हैव स्टॉप वर्किंग, लॉकडाउन में है और दे आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19। क्या महत्व होना चाहिए ये चीज का, कैसे हम देखना चाहेंगे ये चीज को, ये चीज के ऊपर हम क्या क्या अनुभव कर चुके हैं और करना चाहेंगे, उसके ऊपर थोड़े मेरे व्यूज जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपने मुझे एक अवसर दिया है, तब भी है निखिल भाई मद्रासी और प्रशांत भाई जानी, आपने एक आग्रह करके ये विश्लेषण के लिए मुझे इनवाइट किया है, तो मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने दो तीन चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा है एंड आई थिंक वहां से मैं शुरू करूंगा। फरवरी महीने के अंदर सबसे पहले क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट आई थी। गिरावट इससे भी आई थी कि फरवरी और मार्च के अंदर रशिया और सऊदी कंट्रीज के बीच में जो क्रूड के प्रोडक्शन का जो एक एग्रीमेंट था वो नहीं हो पाया था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच Saudi countries accepted the viewpoint that they will probably increase the crude oil production despite of fall in the demand। जो कोविड की सिचुएशन मार्च के शुरुआत से पर्टिकुलरली एग्रीवेट होनी शुरू हुई, बट फरवरी की एंड और मार्च के शुरुआत के समय के अंदर क्रूड के प्रोडक्शन को बरकरार रखने के लिए जो सऊदी कंट्री ने निर्णय लिया, उसके अंदर आई थिंक एक सबसे पहले क्रूड के अंदर एक फॉल आया। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग ऑफ मार्च। जो क्रूड के अंदर जो सबसे बड़ा फॉल आया, उसके अंदर जो दाम चल रहे थे करीबन $65-68 पर बैरल के, वो दाम कम होके करीबन $30 पर बैरल के आसपास आ गए। वहां पे सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो कोई एक हानि पहुंची, तो ये हानि यहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल के दाम गिरे, उसके साथ में जो ग्लोबल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में एक नुकसान का अनुभव हुआ एंड दैट इज वेयर आई थिंक द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड। सो मोस्ट important part is that COVID-19 definitely has happened. It's a pandemic and definitely the world economy is going to be in a serious stress situation going forward as well. बट उसके पहले एक क्रैक हो चुकी थी वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, के जहाँ क्रूड ऑयल के दाम गिरे। क्रूड ऑयल के दाम गिरने के साथ में जो लॉसेस ट्रेडर को हुई, जो जिसके पास क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उनको मार्क टू मार्केट का एक डिफरेंस देना पड़ा एंड दैट इंक्लूड्स क्रूड कंज्यूमिंग कंट्रीज एज वेल एंड क्रूड कंज्यूमिंग कंपनीज एज वेल। तो ये सबको अपने ऊंचे दाम के क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट एब्सॉर्ब करने पड़े और उसके साथ में उनके पोर्टफोलियो में एक डेंट आया। जैसे दूसरे फंड्स भी जो क्रूड के अंदर काम करते हैं, वो क्रूड के फंड के अंदर उनके हिसाब से उनको डेंट आया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इक्विटी मार्केट में जरूर फॉल आया, बट इक्विटी मार्केट में फॉल आने के पहले आई थिंक क्रूड ऑयल के अंदर एक क्रैक आया, उसके साथ में आई थिंक मार्केट घटे हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर दो चीज का फॉल का मैं विश्लेषण देखता हूँ। सबसे पहले losses which the traders have incurred because of the crude oil, that is the reason for which I think the equity market also got affected, because एक एसेट क्लास के अंदर लॉस होती है, वर्ल्ड के अंदर कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है तो एक एसेट क्लास के अंदर लॉस होती है, तो अपने लॉस को भरपाई करने के लिए वो दूसरे एसेट क्लास को बेचता है। तो नेचुरली आई थिंक दे स्टार्टेड सेलिंग इक्विटी टू बिगिन विथ। और इक्विटी मार्केट के अंदर जो बिकवाली शुरू हुई, उसके साथ में कोविड का एग्रेसिव रूप हमने जो देखा, वो हिसाब से भी इक्विटी मार्केट के अंदर बिकवाली शुरू हुई। सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट के अंदर जो एक इसको हम बोलते कल्प्रिट है, वो कल्प्रिट बना डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड ओवर जो हिसाब से आज की तारीख में ऑपरेट हो रहे हैं, वो ऑपरेशन आई थिंक काफी समझने लायक है। 2008-9 के फॉल के बाद लास्ट 10-12 साल के अंदर डेरिवेटिव मार्केट्स have been operated largely by the passive funds.
Vanguard of the world, which is the largest, are such kind of funds के जो लोग एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और वो ट्रेडिंग के साथ में वो मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर जो मशीन ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर दे हैव एल्गोरिदम सेट। उनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं? इन्वेस्टर या ट्रेडर के फंड्स आते हैं तो वो बाई करना शुरू करते हैं। इन्वेस्टर या ट्रेडर के फंड्स विड्रॉ होते हैं तो वो सेल करना शुरू करते हैं। वो जैसे दूसरे एंडोमेंट फंड, सॉवरेन फंड, म्यूचुअल फंड जैसे फंड जो रहते हैं उसके कंपैरिजन में जो पैसिव फंड्स हैं वो फक्त इनफ्लो एंड आउटफ्लो के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो काफी टाइम हम लोग टीवी चैनल के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं कि आज मार्केट क्यों घटा, बट मेरे ख्याल से ज्यादातर डिस्कशन ये चीज के ऊपर होना चाहिए कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किसने बिकवाली की, किसने शॉर्ट सेलिंग की, किसने मार्केट में बाल बेचा। आई थिंक उसके ऊपर से सबसे पहले आई थिंक मार्केट समझना जरूरी बनता है। ये चीज हमने एक अच्छे विश्लेषण के साथ में समझने का प्रयत्न भी किया और टाइम एंड अगेन आई थिंक व्हेन द मार्केट फेल, मैंने टीवी चैनल के ऊपर आके और रेगुलेटर्स को भी बताया कि ये डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से हमारे इक्विटी मार्केट के अंदर ज्यादा फॉल आ रहा है, आपको ये डेरिवेटिव मार्केट को कंट्रोल करना चाहिए। बट हमेशा ऐसा होता है कि ट्रेडर जो होता है वो हमेशा हैवी होता है, वो हमेशा अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बताता है। तो रेगुलेटर को भी ये चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आई और अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर ने भी आई थिंक डेरिवेटिव मार्केट को एक लंबे अरसे तक शॉर्ट सेलिंग के साथ में चालू रखा। उसके हिसाब से मार्केट में एक शार्प फॉल आया। मेरा प्रयत्न इसलिए कर रहा हूँ ये समझाने का कि कोविड की सिचुएशन तरफ जाने के पहले आप समझ लें कि मार्केट के अंदर फॉल कौन से कारण से आया था, तो आपको ये कोविड के बाद कैसे ऑपरेट करना है वो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो सकता है। ये जो फॉल आया उसके अंदर बाद में बहुत समय के बाद, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ मार्च, रेगुलेटर टूक अ वेकअप कॉल और उन्होंने काफी हद तक मार्जिन बढ़ा दिए मार्केट के अंदर एंड प्रैक्टिकली आई थिंक एंश्योर्ड कि मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग ना होवे। बट वह उसके पहले वहां पे डैमेज हो चुका था। हमने जो हिसाब से मार्केट के अंदर फॉल देखा, 12,200 का निफ्टी या 42,000 का सेंसेक्स, उसके बाद में जो मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल देखा जो 7,500 का निफ्टी और करस्पॉन्डिंग आई थिंक फॉल इन द सेंसेक्स, ये जो हमने एक फॉल देखा, ये फॉल के अंदर फॉर practically for the full month of March, the derivative traders, the passive funds, they took the maximum advantage of this situation and they short sold. What situation they took the advantage? One, because they knew that the crude oil prices have fallen and traders have incurred losses, so they will have to sell equity. So they actually, before the investor sells, the traders started short selling. And second, because of the COVID situation, जो पैंडेमिक सिचुएशन हुई यूरोपियन देशों के अंदर शुरुआत में और बाद में अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों के अंदर डेफिनेटली चाइना के साथ में, तो वहां पे उन्होंने एक शार्प सेलिंग का कॉल लिया और बेचा। और मैंने बताया वो हिसाब से करीबन आज की तारीख में डेरिवेटिव मार्केट का टोटल वॉल्यूम 80% वॉल्यूम मशीन ट्रेडिंग से होता है, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग से होता है आज की तारीख के अंदर। रेगुलेटर शायद ये समझने के लिए आई थिंक लेट हो गए। रेगुलेटर को शायद ये चीज जितनी समझनी चाहिए थी उतनी समझ नहीं आई। ग्लोबली रेगुलेटर्स हैव रिमेन अंडर द कंप्लीट डिसबिलीफ कि मार्केट के अंदर फॉल डेरिवेटिव ट्रेडर के हिसाब से आ रहा है। दे केम टू नो आई थिंक मच लेटर और उसके बाद में आई थिंक मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, मेनी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दे टूक अ कॉल एंड दे स्टॉप डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो वहां तक डैमेज हो चुका था। आपने प्रशांत भाई जो बताया कि ऑलरेडी मार्केट फॉल होता है, इन्वेस्टर नर्वस होता है, ये सिचुएशन हमने देखी है, बहुत जोर करीब से देखी है। और ये जो फॉल आया, ये फॉल बहुत शार्प देखा है। इतना शार्प फॉल शायद करीबन मेरी 30 इयर्स प्लस की करियर में मैंने नहीं देखा। मेरे से पहले जो लोग मार्केट के अंदर है उन्होंने भी शायद 50-60 साल की करियर के अंदर ये टाइप का फॉल उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। बट मैं मानता हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट्स आर द डेंजरस मार्केट्स वर्ल्ड ओवर। डेरिवेटिव मार्केट्स पीपल बिलीव कि दे प्रोवाइड लिक्विडिटी। मैं मानता हूँ लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करते हैं, परंतु उसको अनचेक रखो
तो शायद आई थिंक दे बिकम वेरी वेरी डेंजरस। जैसे वॉरेन बफे भी बताते हैं उनके डायलॉग के अंदर के डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पेंडेमिक तो हम आज देख रहे हैं कोविड का, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो मास डिस्ट्रक्शन हम लोग डेरिवेटिव के हिसाब से देख ही रहे हैं। इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट, उसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है उससे करीबन 40 टाइम्स चल रहा है, विच मीन्स वी आर द स्पेक्युलेटिव मोस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंडरलाइंग मार्केट का जो डिलीवरी वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम उसके अंदर डेरिवेटिव में होता है, विच इज मोस्ट स्पेक्युलेटिव मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। काफी समय से हम लोग रेगुलेटर को ये चीज बताना चाहते हैं, but somehow or other I think the traders have rather more influence, and as a result of which I think this situation is not getting changed. गवर्नमेंट को भी काफी तरह से, मैंने पर्सनल भी गवर्नमेंट को ये चीज के ऊपर काफी तरह टाइम से ये चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इतना एक्सेसिव स्पेकुलेशन रहेगा तो कोई ना कोई कारण सर वेल्थ डिस्ट्रॉय होएगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। आवर इकोनॉमिक वेल्थ हैज कम डाउन, दिस इज माय मेन पॉइंट। उसकी पहले पूर्व भूमिका में जो बांधनी थी, आवर इकोनॉमिक वेल्थ हैज कम डाउन। मार्केट कैप टू जीडीपी का जो रेशियो 1:1 और अच्छे मार्केट के अंदर करीबन 1.2 के आसपास रहता है, वो आज घट के 40% डाउन है। 60-65% इज द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, which means our market cap, our market wealth has fallen by around 40%. It has recovered in last few trading days, but definitely it has fallen by about 40%. डेंजरस सिचुएशन। कैसे दिखना चाहिए इसको? हमारी कंट्री का जो जीडीपी है, जो जीडीपी की हम बात करते हैं 220 लाख करोड़ की, हम लोग जीडीपी की जो बात करते हैं, वो जीडीपी के अंदर हम लोग मार्केट कैप का समावेश इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन, इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन मार्केट कैप से दिखना चाहिए, so that I think people from outside would know that how the country is operating. मार्केट कैप के अंदर 40% फॉल होना, that means our collateral value has come down by 40% as a country. यानी हमारी देश की जो संपत्ति है वो करीबन 40% नीचे आ गई। और मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहां पे भी ये चीज के ऊपर ज्यादातर समझ में नहीं आया था ये इक्वेशन। रेगुलेटर के पास भी ये इक्वेशन ज्यादा समझ में नहीं आया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक वी हैव लॉस्ट 40% ऑफ आवर मार्केट वेल्थ। आप शायद आर्ग्यूमेंट करेंगे कि दूसरे कंट्री के अंदर भी ये हुआ है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। दूसरे कंट्री के अंदर भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग रैंपेंट चलता है। हालांकि हमारे देश के अंदर हाईएस्ट ट्रेडिंग रेशियो है, बट दूसरे कंट्री के अंदर भी डैम्पर्ड ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग चल रहा है। तो सर्टनली आई थिंक फॉल तो दूसरी कंट्री में भी आया है, बट वहां पे वो कंट्री के अंदर अपनी खुद की वेल्थ इतनी है कि वो थोड़े सक्षम है ज्यादा। हमारी वेल्थ इतनी ज्यादा नहीं है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी में है अभी भी, तो ये वेल्थ हमें प्रोटेक्ट करनी जरूरी बनती थी, ये शायद नहीं हो पाया है। उसके सामने एक दूसरा एग्जांपल देखें, डेट मार्केट एंड करेंसी मार्केट। ये दोनों मार्केट के अंदर रेगुलेटर आरबीआई है, और आरबीआई हमेशा ओपन मार्केट ऑपरेशन करके कभी ना कभी जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब भी देयर इज अ रन ऑन द बैंक लिक्विडिटी, देयर इज अ रन ऑन द डेट, देयर इज अ रन ऑन द करेंसी, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आरबीआई इंटरवीन करता है और डेट को और करेंसी को वो प्रोटेक्ट करता है। हम ये चीज को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहेंगे कि कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर जो सेबी है, उनको ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है कि मार्केट प्रोटेक्शन फंड लाना जरूरी बनता है। ऐसी जब भी कभी वर्ल्ड में सिचुएशन आती है, तभी एक एसेट प्रोटेक्शन फंड, मार्केट प्रोटेक्शन फंड लाना बिल्कुल जरूरी बनता है। हम ये फंड, बिकॉज आई थिंक करीबन $15 बिलियन का एफआईआई ने बेच के पैसा निकाला है, तो उसमें से $9 बिलियन इक्विटी में से निकाला और $6 बिलियन डेट में से निकाला। $15 बिलियन के अंदर आपका मार्केट की वेल्थ 40% घटती है, तो मेरे ख्याल से ये वेकअप कॉल होना चाहिए। रेगुलेटर को ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है भविष्य के लिए, कि हम भी जैसे आरबीआई के पास मार्केट प्रोटेक्शन फंड है डेट और करेंसी के लिए, वो हिसाब से हम इक्विटी और कमोडिटी के अंदर मार्केट प्रोटेक्शन फंड लाना जरूरी समझेंगे। ये फंड आता है तो जो एफआईआई का जो ये सट्टाकीय रूप है, वो सट्टाकीय रूप के अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये मेरा तरफ से एक सुझाव भी है, मैं आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा समझ के शेयर करता हूँ कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ये चीज आगे बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर को आप ट्वीट करिए, लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को भी आप ट्वीट करिए, लिखिए, सेबी के चेयरमैन को भी आप बताइए कि हमारे देश के अंदर हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मार्केट प्रोटेक्शन फंड या एसेट प्रोटेक्शन फंड लाना बहुत जरूरी बनता है। ये नहीं करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि दूसरे देश हमारे देश की संपत्ति के ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारे देश के अंदर से जो अपने एसेट नीचे भाव में मिल रहे हैं उसको बाई करना शुरू कर देंगे। इसके साथ में मैं एक दूसरा पॉइंट साथ में बता रहा हूँ। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, PBOC, have recently increased their exposure in HDFC. They were always holding HDFC and they increased their exposure क्योंकि भाव घटा तो उन्होंने नीचे भाव के अंदर HDFC बाई कर लिया। हमने इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये चीज के ऊपर रेड फ्लैग किया है कि आप ये चीज के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हमारा देश की वेल्थ ऑलरेडी 40% डाउन है, दूसरे देशों के पास संपत्ति भरपूर है। ऐसा न हो कि आप गफलत में रह जावे और दूसरे देश के इन्वेस्टर बड़े पैसे इंडिया के अंदर लेके आवे और हमारी कंपनियों को टेक ओवर कर ले। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आज मैंने अभी दोपहर में ब्लूमबर्ग के ऊपर आई थिंक ट्वीट पढ़ा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये चीज के ऊपर ध्यान देके सबसे पहले कंट्रोल लेके आया है। एनी कंपनी attracting funds from China and other neighboring countries, they will have to take first permission of Government of India. Government of India की परमिशन लेनी जरूरी बनेगी। Without that, I think they will not be able to increase their exposure even in the listed equity markets. अच्छा काम किया है, जरूरी था। आप नीचे भाव में देश की संपत्ति को बाई करने की छूट नहीं दे सकते हो, क्योंकि अदरवाइज जो हमारे देश के अंदर हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो एसेट्स है, वो एसेट्स आई थिंक दूसरे देश लेके जाएंगे और आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरशिप ये देश के अंदर बनी है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट ने चीज के ऊपर ध्यान दिया, अच्छी तरह से टाइम पे स्टेप लिया, तो गवर्नमेंट की हम लोग को एक अप्रिसिएशन करना चाहिए, एक एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने दूसरे डेटा भी देखने शुरू किए। हमने काफी कंपनी का एक डिटेल स्टडी किया। हमने सबसे पहले ये कंपनी को लिया कि जिसके अंदर प्रमोटर ने अपने खुद के शेयर्स प्लेज किए। जो प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज किए फ्रॉम 100% ऑफ द इक्विटी टू एज लो एज 1% ऑफ द इक्विटी, उसके अंदर करीबन 709 कंपनी का समावेश होता है। वो 709 कंपनी में से करीबन 600 कंपनी ऐसी है कि जिसकी मार्केट कैप इज लेस देन 500 करोड़, और वो 600 के अंदर भी काफी कंपनियां ऐसी हैं कि जिसकी मार्केट वेल्थ 25 करोड़ के नीचे है और लिस्टेड है। अभी आप सोचिए, 3, 4, 5 मिलियन डॉलर, मिलियन, आई एम नॉट सेइंग बिलियन, मिलियन डॉलर के अंदर किसी को पूरे के पूरी लिस्टेड कंपनी मिल जाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिल जाता है, उसका मार्केट मिल जाता है, कस्टमर मिल जाता है, तो ये क्या सबसे बड़ी थ्रेट नहीं हो सकती हमारे देश के अंदर? दे विल ब्रिंग मनी, they will buy out such kind of companies at such a deep discount and a stress valuation. I think ये चीज के ऊपर हमारे रेगुलेटर को भी ध्यान देना जरूरी बनेगा। इमीडिएट स्टेप लेने बनेंगे। इंडिया की छोटी कंपनियां हैं जिसके अंदर काफी इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कंपनी की मार्केट वैल्यू लास्ट 2 साल के अंदर सिस्टमेटिकली घटी है। सबसे पहले सेबी के जो कायदे बने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, उसके अंदर म्यूचुअल फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, और करीबन लास्ट पूरे साल के अंदर 15 या 20 कंपनी के अंदर पूरा मार्केट टिका हुआ था। बाकी सब कंपनियां के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुका था ऑलमोस्ट। छोटी कंपनी के अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं रहता बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस क्लासिफिकेशन। आई थिंक कोविड सिचुएशन के साथ में ये परिस्थिति ज्यादा गंभीर हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलेटर को इमीडिएटली स्टेप लेके ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने 2018 में किया था, अप्रैल 2018 में किया था, उसको आपको रिवर्स करके निकालना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट रिमूव इट, तो नए इन्वेस्टर, ये इंडिया के इन्वेस्टर ये कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे नहीं।
छोटी कंपनी मिड साइज की कंपनीज जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे नहीं, एंड दैट विल गिव एन ओपन इनविटेशन टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू बाय आउट सम ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। डेंजरस प्रपोजिशन। एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टार्टअप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी तरफ हमारे वहाँ लिस्टेड कंपनी है, उनके हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको हम सुविधा नहीं दे रहे, ये गलत बात है। इसके ऊपर गंभीर विचारणा होनी चाहिए और ये मैटर को आगे समझने के लिए रेगुलेटर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपन माइंड रख के काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। आगे चलते हैं ये पॉइंट के साथ में, क्या परिस्थिति हो सकती है अगले समय के अंदर, क्या परिस्थिति हो सकती है, इसके ऊपर मैंने एक ध्यान देना शुरू किया। वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, जापान, एशियन कंट्रीज, सब कंट्रीज ने ये पेंडेमिक सिचुएशन को फाइट करने के लिए स्टिम्युलस पैकेज डाला है। करीबन टोटल सब कंट्रीज के मिला जुला के हम लोग स्टिम्युलस पैकेज देखें तो करीबन 5.5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का स्टिम्युलस पैकेज ऑलरेडी ये कंट्रीज ने वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज कर दिया है। इसका क्या मीनिंग हो सकता है, एक एग्जांपल देके आपके साथ बात करूंगा। 2009 के बाद जब वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अमेरिका ने जब स्टिम्युलस देना शुरू किया तो अगले 5 साल के अंदर करीबन उन्होंने 900 बिलियन डॉलर का स्टिम्युलस दिया। और उसके बाद में हमने परिस्थिति देखी कि जब भी वो लोग ने स्टिम्युलस रिलीज किया वो समय क्रूड ऑयल के दाम शूट अप होके ऑलमोस्ट $150 तक पहुंच गए थे, गोल्ड के दाम शूट अप हो गए। वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर एक सिस्टमेटिकली इन्फ्लेशन बिल्ड होना शुरू हो गया और काफी चीजों के दाम काफी हद तक बढ़े। 900 बिलियन डॉलर का पैकेज देने के बाद ये समय पैकेज है 5.5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का, which means 6 times more than the package which was given in 2009। 2009 से 2020 तक वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट के अंदर आपने परिस्थिति देखी कि जिसके अंदर सच ए शार्प राइज हैज हैपेंड इन इक्विटी मार्केट्स। इनफैक्ट जो अमेरिकन कंपनीज है, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये जो कंपनीज है they actually I think moved up very sharply and became such a giant size companies in last 10-12 years, and equity investors put in lot of money into these companies. Why? Because so much of surplus money was available in the system because of the stimulus. लास्ट 10 साल के अंदर स्टार्टअप इंडस्ट्री काफी हद तक उभर के आई। growth in the startup industry has been extraordinary in last 10 years as we see, and I will not go into the detail of which startups has given I think what kind of appreciation, how they have actually created the wealth etc। काफी नेम आपके सामने मिलेंगे, काफी नेम ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे स्टार्टअप्स हैं आई थिंक वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। वो चीज का आज महत्व नहीं है बात करना, बट प्रयत्न ये है कि जो एक स्टिम्युलस आपने दिया था 2009 के बाद 2014 तक, 2015 तक, वो स्टिम्युलस के अंदर आपने देखा कि कैसा शार्प प्राइस आया करेंसी के अंदर। जैसे हमारी करेंसी करीबन $43-45 के बीच में चल रही थी, वो करेंसी के अंदर फॉल होके आई थिंक आवर करेंसी फेल टू 65-70 to $1। करेक्ट? क्यों हुआ? ज्यादातर इन्फ्लेशन के हिसाब से ये परिस्थिति बनी। क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, बाद में घटे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बट मेरा पॉइंट ऐसा है यहाँ पे कि ये 6 टाइम स्टिमुलस आपने जो दिया है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस एज इन्वेस्टर, बट एट द सेम टाइम एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक इन्फ्लेशन का प्रभाव आएगा। मैं मानता हूं कि जो क्रूड ऑयल के दाम जो है जो घटे हैं
because of the weakness in the demand, the prices have gone down, and because of the production cannot be controlled, so prices have gone down. मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत लंबे नहीं रहेंगे घट नीचे लेवल के ऊपर। उसका एक रीजन ऐसा है, आप सऊदी कंट्रीज के अंदर, मैं जाऊंगा थोड़ा डिटेल के अंदर आपको समझाने के लिए। सऊदी कंट्रीज का आपका क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन आप देखें तो जो ऑयल वेल के लेवल के ऊपर वो जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट आपको शायद हंसना आ जाएगा, इज लेस देन 3 cents a dollar. That means practically their cost of taking out the oil is nothing, but because their economic cost is so high, they require to price the crude oil at a significantly higher level. In fact, I think उसके कंट्री की बैलेंस शीट देखें सऊदी कंट्रीज की तो करीबन $83 पर बैरल if they sell crude oil, then they can have the fiscal deficit situation under control for their country, which means भले आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे है बट आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है क्रूड ऑयल की वो सिग्निफिकेंटली हायर है। रशिया की बात करें, रशिया बेसिकली ऑयल वेल लेवल के ऊपर देखें आई थिंक करीबन उनकी कॉस्ट आती है $22 पर बैरल। उनको इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ में जोड़ा जाए तो करीबन $45 to $48 पर बैरल उनकी कॉस्ट उनको लेनी पड़ेगी, रिकवर करनी पड़ेगी, देन ओनली द कंट्री कैन सर्वाइव। अमेरिका की परिस्थिति भी काफी तक ऐसे ही है। शेल ऑयल देखें या सैंड में से जो ऑयल निकलता है वो देखें या ऑफशोर ऑनशोर ऑयल देखें, गैस देखें, हर ऑयल की जो कीमत है वो कीमत करीबन $45 to $55 पर बैरल है। मेरा ऐसा मानना है स्टिमुलस एक तरफ आपने डाला है सिस्टम के अंदर, दूसरी तरफ आपकी कंट्री को डेफिनेटली ग्रोथ बताना है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज will have no choice but to increase the crude oil prices moment the situation of pandemic calms down, which means हमारे पास जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है उसके अंदर हम एक संभावित आशा के साथ में चल रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन विल कम अंडर कंट्रोल। वो सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो क्रूड ऑयल के दाम मैं समझता हूँ कि सितंबर के बाद शायद इतने नीचे लेवल के ऊपर नहीं रहेंगे। आप ये चीज का ऊपर ध्यान रखें। मैंने रैशनल के साथ में समझाया है, सरप्लस लिक्विडिटी एक तरफ, प्रोडक्शन कंट्रोल दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ ये कंट्रीज को अपने खुद के निभाने के लिए भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी कंट्रीज बैंकरप्ट हो जाएगी। तो अपनी कंट्रीज को सस्टेन करने के लिए भी उनको क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सब कंट्रीज एक साथ में मिली जुली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आई थिंक मूव लिया था जिसके अंदर उन्होंने सबको साथ में मिला जुला के आई थिंक ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट करवाया है और आई थिंक उनके दाम स्टडी करने की चेष्टा की है। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान दें। क्रूड ऑयल के दाम स्टडी होते हैं उसके साथ में इक्विटी के दाम डेफिनेटली स्टडी होने चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम घटे थे तो इक्विटी घटा, अभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इक्विटी साथ में बढ़ेगी। तो दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज सिंपल, एक एसेट क्लास स्टडी होता है दूसरा एसेट क्लास स्टडी होना शुरू हो जाएगा। मोमेंट आई थिंक यू सी द स्टडी एसेट क्लासेस, ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है डेट मार्केट के ऊपर आज की तारीख के अंदर वो स्ट्रेस भी वहां से हटना शुरू हो जाएगा। बट डेट मार्केट के अंदर ग्लोबली एक बड़ी सिचुएशन हो रही है और उसके अंदर हमारी एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, उसकी भी मैं बात करूंगा। बट पहले स्टेबिलिटी क्रूड ऑयल के दाम में, दूसरी स्टेबिलिटी इक्विटी के दाम में, साथ में लिक्विडिटी इन द डेट मार्केट विल कम इनटू द स्टेबिलिटी फॉर्मेट। और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, यानी प्रोडक्ट के दाम गलत तरीके से नहीं बढ़ते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है करेंसी ऑल्सो विल डिमेंड अंडर प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। सो विच मीन्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू क्रूड ऑयल के साथ में कमोडिटी, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, इक्विटी, डेट एंड करेंसी, ये चीज को आप साथ में देखना शुरू करें। उसका एक इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन के साथ में आप ये चीज को देखना शुरू करें। काफी लोग ऐसा मानते हैं गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। गोल्ड इज बिकमिंग अ सेफ हेवन। चाइना हैज बीन अ मेजर बायर ऑफ गोल्ड इन लास्ट सो मेनी इयर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच गोल्ड के दाम डिमांड सप्लाई सिचुएशन के हिसाब से काफी मजबूत बने हैं।
मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक आपको इकोनॉमिक सिचुएशन में रिकवरी नहीं आती है तब तक ये परिस्थिति गोल्ड के दाम के साथ चालू रहेगी। बट उसके बाद में आई थिंक गोल्ड के दाम उनकी जेन्युइन डिमांड के साथ में नहीं बढ़ते हैं तो शायद करेक्शन में भी आ सकते हैं। तो ये चीज के ऊपर भी आप अपना व्यू मेरे से ले और आई थिंक रखे अपने पास। क्या परिस्थिति इक्विटी मार्केट के लिए हो सकती है, जिसके लिए हम आज का एक चर्चा का विषय हमने लिया है। इक्विटी मार्केट के अंदर परिस्थिति मेरे ख्याल से बिफोर द रियल इकोनॉमी स्टार्ट्स इंप्रूविंग, इक्विटी मार्केट्स विल स्टार्ट शोइंग द इंप्रूवमेंट। मैं 2 या 3 चीज के ऊपर आपको इसका भार दे के समझाने के प्रयत्न करूंगा। मैंने थोड़े एक स्टैटिस्टिक्स अलग अलग तरह से निकाले हैं, एक संक्षिप्त आपके सामने रखूंगा मैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट फैक्ट्री हु प्रोवाइड्स द वर्ल्ड इकोनॉमी द बैक ऑफिस। करीबन 55% वर्ल्ड इकोनॉमी का बैक ऑफिस का जो बिजनेस है वो इंडिया में से एग्जीक्यूट होता है। इंडिया इज इमर्जिंग एज द थर्ड लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट बाय 2030। India is having the second largest heavy commercial vehicle manufacturing base and fourth largest passenger vehicle manufacturing base. We are the second largest country of the world who is basically into the casting products and steel, second largest producers of steel and cement. We are the second largest mobile market of the world. We are the second largest mobile phone manufacturer of the world. Third largest manufacturer of coal. Fourth largest manufacturer of iron ore. Largest manufacturer of cutting and polishing of diamond in the world. तो ये चीज मैं क्यों आपके साथ में रख रहा हूँ, सामने रख रहा हूँ। हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड की इतनी कैपेसिटी और द मार्केट है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन होना और ये कैपेसिटी होनी टू प्रोड्यूस, वी ऑलरेडी हैव इट। हमारे वहाँ क्या चीज नहीं है जिसके हिसाब से हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं चाइना के सामने। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने थोड़ा वीक है। यानी फैक्ट्री में से जो माल बनता है वो माल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, भारत में या वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के लिए, उसको पोर्ट पे जाने के लिए ही काफी दिन लग जाते हैं। जैसे कि चाइना के अंदर सेम डे प्रोडक्शन फैक्ट्री में से पोर्ट पे पहुंच जाता है, हमारे वहाँ ये परिस्थिति नहीं है। फॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल के अंदर एक अच्छा रोड मैप तैयार किया है फॉर क्रिएटिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर connecting all the circuits, including the circuit pertaining to road, railway, airport, seaport, etc. तो ये मेरा ऐसा एक मानना है कि हमारे पास एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क और डिजाइन रेडी है कि जहाँ पे हम हमारी कंट्री को आगे ले जाने की एक एक्टिंग रोड मैप हम लोग ने बना दिया है। दूसरी तरफ हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारी पास कैपेसिटी है, तो हमारे वहाँ आई थिंक प्रोडक्शन के लिए हम लोग को कोई ज्यादा चैलेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी तरफ हम लोग देखें, एक सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ हमारे वहाँ है वो, वी आर ऑलरेडी अ कंट्री वेयर आवर एंटरप्रेन्योर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ क्लस्टर्ड मैनर। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेंद्र नगर से हैं, आप गुजरात के अंदर है, मोरबी आपको परिचित टाउन है। मोरबी के अंदर क्या परिस्थिति है? मोरबी के अंदर जो सिरामिक इंडस्ट्री इमर्ज होके आई है, उन्होंने चाइना को बहुत टफ कंपटीशन दी है। चाइना स्टार्टेड डंपिंग इन इनिशियल इयर्स थ्रू देयर सिरामिक प्रोडक्ट्स, बट जब से मोरबी के अंदर आई थिंक कैपेसिटी हमारी बनी, तो आई थिंक वी आर प्रोबेबली द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिरामिक प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड टुडे। मोरबी का एग्जांपल लेने जैसा है। इटाली मशीनरी लाते हैं, इटालियन मशीनरी लाए, फैक्ट्रीज रखी और सब मैन्युफैक्चरर एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं। That means suppose if I require a die for manufacturing a tile, I'll take the die from the neighboring manufacturing unit जो मेरे पास नहीं होती है। तो
से फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव 8x4 टाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, मैं दूसरे के पास उसकी डाई ले लेता हूँ और मैं बना देता हूँ, और दूसरा मैन्युफैक्चरर और कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी वो अपने शेयर करता है। एक आगे देखा जाए तो मोरबी के अंदर एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर की कंपनी के अंदर माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक भी लेता है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि इंस्टेड ऑफ आई थिंक कंसीडरिंग यू एज अ कॉम्पिटिटर, आई शुड बी कोऑपरेटिंग विथ यू, क्योंकि आई थिंक वी कैन प्रोबेबली ग्रो टुगेदर। मैं इक्विटी स्टेक रखूंगा तो डेफिनेटली आई थिंक मेरी कंपनी के मेरा भी शेयर के दाम बढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक ही इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स। तो दोनों चीज साथ में हो रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर चाइना ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि दे स्टार्टेड क्लस्टर डेवलपमेंट इन द केमिकल सेगमेंट, इन द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स, इन एनी ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट, इंक्लूडिंग इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट। चाइना ने ये क्लस्टर डेवलपमेंट का जो रोड मैप रखा है, ये रोड मैप हमारे वहाँ अभी एक दूसरी तरह से आगे बढ़ने की संभावना बनती है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड to basically create a systematic cluster development through this industrial corridor that we have already laid down the roadmap. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे जैसे बनते जाएंगे, क्लस्टर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। आज की तारीख में गुजरात के अंदर, दहेज के अंदर ऑलरेडी हम केमिकल इंडस्ट्री का प्रभाव देख रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक नई तरीके से काम करने की पद्धति बनेगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, द वर्ल्ड विल मूव अवे फ्रॉम मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशन। एंड वहां पे मेरा एक महत्व का पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इफ माय थियरी इज गोइंग टू वर्क फॉर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, मेरा ऐसा समझना है कि इंडिया वुड बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम प्लान। आज कोविड के हिसाब से देखो तो वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनी, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए। दैट मींस इवन दो दे आर कॉम्पिटिटर्स, they are coming together. Apple and Google have come together to develop an operating system for COVID, कि जहाँ पे आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को कंबाइन करके कोविड के पेशेंट को रिकॉग्नाइज करोगे स्मार्टफोन से। काफी एग्जांपल के साथ में मैं बात कर सकता हूँ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अप्रोच का। मोरबी का मैंने एग्जांपल दिया, आपके नजर के सामने यस बैंक का एग्जांपल हुआ कि जहाँ पे HDFC, SBI, कोटक, ये सब बहनों ने मिलके यस बैंक को बेल आउट कर दिया। एंड आई थिंक दे बेसिकली आई थिंक कोलैबोरेटेड एंड kept that banking bank in a solvent manner. मैं ऐसा मानता हूं कि समय आगे ऐसा ही आएगा। एक तरफ अमेरिका के अंदर कैपिटल काफी सिस्टमेटिकली इन्फ्यूज की गई है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस व्हिच आई टॉक्ड अबाउट। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग बेस होना और अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, मेरे ख्याल से इंडिया इज गोइंग टू बी द सेंटर व्हिच विल अट्रैक्ट more amount of money. China is going to be a loser in this game. Very clearly it looks like. World has started rejecting China emotionally and world has started rejecting China economically. Already जापान ने $2.2 बिलियन का एक पैकेज दिया है अपनी कंपनी को कि चाइना में से फैक्ट्री बंद करके जापान में लेके आवे। South Korea has similarly, I think, expressed that they would like to shift their manufacturing base from China to India. America has already given their companies considerable amount of incentives, including tax incentives, to shift their manufacturing base from China to other parts of the world, which is Vietnam, India, etc., and including in America. Which means मेरा जो एक पॉइंट रहा है आपके सामने कि ये जो स्टिमुलस डाला गया सिस्टम के अंदर, उससे फायदा क्या होएगा? इंडिया जैसी कंट्री को अमेरिका के साथ में कोलैबोरेट करने का एक अवसर मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं समझता हूँ इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ऑलरेडी आई थिंक एक अच्छा लीडरशिप है। हमने आज की तारीख में प्राउडली बोल सकते हैं हम कि जो कोविड सिचुएशन के लिए कोई कंट्री ने एक एग्रेसिव स्टेप लिया है तो इंडिया ने लिया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स
are comparatively less as compared to any other parts of the world. आप सबको ये चीज मालूम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी कंट्री के पास इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है और कंट्री के पास इतना स्ट्रांग इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं ऐसा समझता हूँ इंडिया वुड बी a big beneficiary of this particular move. Stock market is a reflection of real economy. हमारे वहाँ रियल इकोनॉमी आज की तारीख में डैमेज जरूर हुई है, बट डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स काफी हद तक आई थिंक संभाला गया है। आरबीआई के पैकेज देखिए, गवर्नमेंट के खुद के पैकेज दिखे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए, आई थिंक काफी हद तक आई थिंक इकोनॉमी को संभालने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो $8 बिलियन का लॉस इकोनॉमी बंद करने से पर मंथ हो रहा है, ऐसा समझ के चलते हैं कि 2 मंथ के अंदर इकोनॉमी के अंदर $16 बिलियन का लॉस होता है। And with other losses included, I think suppose economically, I think we lose between 20 to $30 billion of production. I would think that in subsequent months, this production will come back because I think consumption is not going away. एक तरफ हम लोग ने हमारे देश की प्रजा को हमने ध्यान में रखा है। I think the fatality rate is less. So production कम जरूर हुआ है, मार्केट कम नहीं हुआ है। मार्केट डेफिनेटली आई थिंक इंटैक्ट है। जैसा फैक्ट्रियाँ चालू होगी, मार्केट डेफिनेटली आई थिंक वुड स्टार्ट डिमांडिंग द आउटपुट। एक चीज हम लोग पकड़ के चलते हैं, 20 तारीख से आई थिंक ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन होने वाला है। उसके अंदर हम आगे के समय के अंदर आई थिंक देखेंगे कैसे हमारे देश के अंदर कंपनियां उभर के आती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे ग्रेजुअली लॉकडाउन लिफ्ट होता है, तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल प्रोबेबली रिफ्लेक्ट वेल इनटू आवर इक्विटी मार्केट्स एंड द कंपनीज। दूसरी तरफ मैं ऐसा समझता हूँ कि केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जो 2 इंडस्ट्री है, दे विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सप्लाई चेन एंटिटीज फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये एक जगह पे हमें डेफिनेटली आई थिंक आगे के समय के लिए ध्यान देना पड़ेगा। ये एक सेक्टर अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। सो कंज्यूमर मार्केट विल ओपन अप, इंडस्ट्रियल मार्केट ऑल्सो विल ओपन अप, मनी विल कम इन बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएटेड बाय देम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज यूरोप के देशों के अंदर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। अमेरिका ने इतने जो फंड्स डाले हैं, उनके इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के 0% रेट से नेगेटिव इंटरेस्ट तरफ वो भी चले जाएंगे। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट उनके वहाँ है, हमारे वहाँ पॉजिटिव ग्रोथ है। तो आर्बिट्राज सिचुएशन बहुत पावरफुल हो सकती है, एंड दिस इज वेयर आई फाइंड दैट आई थिंक वी हैव अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड फॉर अस। मार्केट के लेवल क्या होंगे, कंपनी के दाम क्या बनेंगे, ये सब चीज आगे के समय के लिए रखते हैं, बातचीत जरूर करेंगे। बट मेरा एक आपसे सुझाव है, बिग इज गोइंग टू बिकम बिगर, स्मॉल will have a challenge, they will remain smaller, not necessarily, but they will have ज़्यादातर उनको struggle ज़्यादा रहेगी। Small companies will have more struggle, big companies will be in a position to attract more amount of resources। ये चीज के ऊपर आप ध्यान दें, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। समय ऐसा बनता है कि हम हमारी फिजिकल हेल्थ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चले जाते हैं, बट हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हम फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट नहीं करते। ये समय बताता है कि आपको ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। ये एक समय दिख रहा है हमें। काफी हद तक मैंने काफी चीजों के ऊपर बात की, काफी चीजों के ऊपर शायद मैं बात कर भी सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने करीबन आपका 45 to 50 मिनट्स का समय लिया है। आपने मुझे बहुत शांति से सुना है। मुझे आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चंस टाइप करके वहाँ पे भेजेंगे, तो जो भी ये कॉल को मॉडरेट कर रहे हैं वो शायद मुझे आपके क्वेश्चन मेरे तक पहुँचाएंगे। तो इतनी बात करके मैं थोड़ा मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपके कोई भी दूसरे क्वेश्चन रहे तो मुझे जरूर पूछिए। आई थिंक हम मीनिंगफुल इंटरेक्ट कर सके, ऐसी मेरी भावना है। थैंक यू सो मच प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच रुचित भाई, थैंक यू सो मच निखिल भाई, एंड थैंक यू ऑल रोटेरियन फ्रेंड्स जिन्होंने आपने मुझे एक अवसर दिया और आपने शांति से मुझे सुना। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।